हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो। हाँ हेलो। आकाश तुम्हारे घर आया क्या? नहीं नहीं, अगर वो तुम्हारे घर आता तो प्लीज मुझे फोन कर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी जी। सुरेखा शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा बेटा घर नहीं लौटा है। तुम्हें तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है ना। वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। हर जगह ढूंढ के आया हूं मैं उससे, सारे दोस्तों से पूछ रहा हूं मैं उसके। वो स्कूल से ऐसे कहाँ जाएगा? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरा बेटा लाकर दो। हेलो। ध्यान से सुन, तेरा बेटा आकाश मेरे पास है। सुना है बहुत पैसे दबाया है तू। चल उसमें से 5 लाख ढीले कर। कौन? तुमने क्यों? मैं कौन है जान के तेरा भला नहीं होने वाला। जितना बोला है ना उतना कर। 5 लाख का इंतजाम करके रख। और हाँ, पुलिस के पास गया ना तो तेरे को तेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, समझा? हेलो, देखो मेरे आकाश से बात करवाओ। हेलो सुनो। हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन था? कहाँ है आकाश? कुछ बताते क्यों नहीं हो? बताओ ना, कहाँ है वो? भाऊ सांग ना, काय झालं? कुठे आहे तो? मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ, वो आकाश को मार दे। उसने बोला था ना कि हम पुलिस के पास ना जाए। वो जितने भी पैसे मांग रहे हैं ना, उसको दे दो। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को लेके आओ। प्लीज आकाश को लेके आओ। हेलो हेलो, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। तेरे सामने वो बड़े वाला मिट्टी का ढेर दिख रहा है? हाँ है। वहां पे जाके पैसे रख। मैंने बैग रख दिए। मेरा बेटा कहाँ है? तेरे राइट साइड में बड़े बड़े पाइप दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। उसमें तेरा बेटा है, जाके ले ले। हाँ। आकाश 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 आकाश, देख कुछ नहीं, घर पे जा। आकाश देसाई, 10 साल के आकाश को स्कूल से घर लौटते हुए अगवा किया गया। क्यों किया गया था उसे किडनैप? पैसों के लिए, या फिर किसी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो बच्चों को अगवा कर उन्हें बेचते? जब भी ऐसी घटना घटती है तो पहले पुलिस को इत्तला करना जरूरी होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों?
ये देखो शादी की खुशी में दिन ब दिन निखरता ही जा रहा है। आई देख ना, काकी मुझे छेड़ने का मौका ही नहीं छोड़ रही है। अरे छेड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ शादी की खुशी में फूल गया है, अब वही आके तुम्हारी सारी हवा निकालेंगे। काकी आप भी ना, चलो। अरे मंगेश, अरे आ गए बेटा तुम। हाँ हाँ, कैसे हो? सुखीरा। अरे विकास, अभिनंदन। थैंक यू। अभी तू भी फंस गया। अभी तुझे पता चलेगा आटे दाल का भाव। अरे सुरेखा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो। आओ, तुम भी फ्रेश हो। हाँ हाँ, आता हूँ। हाँ। भाभी तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारा और मेरा वो वाला वीडियो अभी तक मेरे पास है, देखना है? ये देखो, देखो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? विकास, तुमने अगर ये शादी नहीं तोड़ी ना, तो मैं सबको तुम्हारे और मेरे बारे में बता दूंगी, याद रखना। या तुम्ही पण मेहंदी काढा। नहीं नहीं, तुम लोग निकालो, बहुत काम पड़ा है अभी, मैं बाद में निकालती हूँ। बाबा बाबा मुझे आइसक्रीम चाहिए। नहीं, आइसक्रीम खाने से सर्दी होती, नहीं मिलेगा आइसक्रीम। बाबा चाहिए। मैं देखता हूँ। नमस्कार काका। अरे आप आइए आइए आइए। मंगेश, इनकी पहचान करा देता हूँ। यह है प्रताप शिंदे। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बहन शिल्पा, हमारी होने वाली बहू। और ये उनकी मिसेस सुरेखा। वो हम विकास के लिए नए जूते लाए थे, उसकी ट्रायल करवानी थी ना, इसलिए आए हम लोग। या विकास की याद आ गई इसलिए जूतों का बहाना बनाया। अरे क्या? चलो, मैं तुझे उसके रूम में लेके चलती हूँ। चलो। बैठिए बैठिए बैठिए। आओ। चल। कौन है? आजा। विकास, ये देख, तेरी होने वाली बीबी जूते दिखाने के बहाने तुझसे मिलने आई है। तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। ये जूते ट्राई कर लीजिए ना प्लीज। प्रताप भाव लाए हैं रिसेप्शन में सूट के साथ पहनने के लिए। साइज छोटी होगी तो सुबह चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। शिल्पा, एक मिनट। शिल्पा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। शादी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन कुछ रिश्ते उलझे हुए दिखाई दे रहे थे। विकास शादी कर रहा था तो सुरेखा को, जो कि उसकी भाभी थी, उसका इससे क्या सरोकार हो सकता था। दूसरी तरफ नायगांव में एक घटना घटी जो नायगांव के लिए नई थी और किसी हादसे से कम नहीं थी, इसलिए खलबली मचना जायज था। पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई की थी और पता लगाने की कोशिश की थी कि ये लाश आखिर है किसकी, जिसमें एक बात सामने आई थी कि ये औरत नायगांव की तो नहीं थी। तफ्तीश में पुलिस को लाश की पहचान तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था और उन्होंने अपनी कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी थी, जो किसी की जिंदगी में तूफान लाने वाली थी। मंगेश बेटा, अरे कहाँ हो तुम दोनों? सुरेखा कहाँ गई? गुरुजी तुम दोनों को बुला रहे, रस्म का टाइम हो रहा है। काकी मुझे क्या पता कहाँ है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ बताती नहीं है। अरे
ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? वो बीवी है तुम्हारी, और कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? क्या हुआ, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? शुभमंगल सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव द्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहोस्फुरामि शुभमंगल सावधान। आप में से मंगेश देसाई कौन है? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सुरेखा, साहब हम पूना में रहते हैं। यहाँ मेरे चचेरे भाई विकास के शादी में आए थे। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? अगर इतनी देर रात से वो घर से बाहर निकली थी तो कुछ तो बता कर गई होगी। नहीं साहब, उसे एक फोन आया था और वो चली गई। हेलो, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं 10 मिनट में आती हूँ। फिर सुबह तक तुमने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारी बीवी घर पे आई है या नहीं? साहब शादी का घर है, कई सारे मेहमान हैं। मुझे लगा वापस आकर किसी काम में उलझ गई होगी। उसके यहाँ पर किसी के साथ जान पहचान थी? हो सकता है उसे मिलने के लिए निकली हो। हम यहाँ नायगांव में किसी को नहीं जानते, बस मेरे काका का घर है जिनके यहाँ ये शादी है, और वो सोलापुर से थी। सर उसका मेरे अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बीवी एक दूसरे शहर में जहाँ तुम्हारे परिवार के अलावा वो किसी को जानती तक नहीं है, देर रात घर से निकलती है किसी को मिलने के लिए, और तुम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो किससे मिलने जा रही है, घर वापस आई है या नहीं आई है। अब तुम अपने आप बोलोगे या हम बुलवाएं? साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, वैसे भी हम दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। क्यों? वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी। मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। क्यों तुम बसे बसाए घर को तोड़ना चाहती हो? क्या ये बसा बसाया घर है? ये वो घर है जहाँ दो लोग बेवजह रहते हैं, जिनको अगर महीनों भी एक दूसरे की शक्ल ना दिखे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम बस नाम के प्रति रह गए हो। तुमने कभी सोचा है कि आकाश पर क्या बीतेगी? आकाश को तुम अपने साथ रख लो, मुझे नहीं चाहिए वो। सर, बोलो बॉल, कुछ लीड मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुरेखा का कत्ल गला दबाकर ही किया गया है, वो भी रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में। अगर मंगेश को सस्पेक्ट माने तो उसके घर वालों का कहना कि उस वक्त मंगेश घर पर ही मौजूद था। सर ये भी तो हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो उसे बचाने के लिए। मुझे भी वैसे लग रहा है। पवार एक काम करो, तुम और सुरवे दोनों पुणे जाओ, मुझे लगता है इस केस का सिरा वही मिलेगा। ओके सर। पापा आपने तो कहा था आई कहीं बाहर गई है, अभी आ जाएगी। बोलो ना पापा, कहाँ है? बोलो ना, चुप क्यों? बोलो ना। मर गई तेरी आई, छोड़ के चली गई है तुझे, अभी कभी नहीं आएगी। देख आज से मैं ही तेरी आई हूँ और मैं ही तेरा बाबा, समझा? अब जाके सो जा, चल सो जा।
आकाश ने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन वो अब भी सुरेखा का इंतजार कर रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी मां के साथ क्या घटा था। सुरेखा के केस में पुलिस पूरी मेहनत के साथ छानबीन कर रही थी, लेकिन ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। विकास के घर वाले पुलिस को सहयोग नहीं दे रहे थे और प्रताप राव अपनी पॉलिटिकल ताकत का पूरा फायदा उठा रहा था। जब नायगांव में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता दिखाई दिया तो उन्होंने अपना रुख पुणे की तरफ कर लिया। वहां उन्होंने हर वाजिब पूछताछ की और पुलिस को जो उम्मीद पुणे से थी वो कुछ हद तक सही साबित हुई और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मंगेश तो बहुत अच्छा है साहब, अपने काम से काम रखता है, पर पता नहीं उसके पत्नी के साथ क्यों बनती नहीं थी। साहब पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे उनके घर से झगड़े की आवाज बहुत आने लगी। कभी कुछ पता चला कि उन दोनों में झगड़ा क्यों होता था? झगड़े की वजह क्या थी? साहब, जब से वो विकास इधर रहने आया तब से झगड़े बढ़ रहे थे। 5 महीने इधर रहकर गया वो, बीच में अफवाह उड़ी उसका और सुरेखा का कुछ चक्कर चल रहा था क्या? हाँ साहब, हम दारू पीने बैठे थे तब उसने खुद बताया था ऐसा। साहब वो लोग बकवास कर रहे, कुछ भी बातें बना रहे। मेरा और भाभी जी का कोई चक्कर नहीं था, मैं सिर्फ उनके घर में रहता था। मुझे लग रहा है मेरी यही गलती हुई। और एक गलती भूल रहे हो, शबनम बार जाने की गलती, और तुम्हारे दोस्त शंकर के सामने तुम्हारे और भाभी के रिश्ते के बारे में कबूली देने की गलती। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मेरी। मेरे को लगता था मैं जितना दिन उधर हूँ उतना दिन ऐश कर लूँ, मजा कर लूँ। वैसे भी उसको बाल बच्चे है, परिवार है, कुछ टेंशन ही नहीं ना। लेकिन मेरे ही गले में पड़ गई वो। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कर, तो इधर से निकल, नायगांव जा और शादी कर। अरे उसके पास सिर्फ धमकी नहीं है, उसके पास और कुछ भी है। हमारा वीडियो है, वीडियो। एक ही बिस्तर पे हम दोनों। अरे यार नहीं हो सकता यार। तेरे दोस्त शंकर ने आधी कहानी सुनाई है, अब आधी कहानी तू सुनाएगा। जल्दी से सुना, वरना ये पवार का हाथ बहुत चलता है। वो मेरा और भाभी का चक्कर था साहब, लेकिन मैंने शुरुआत ना की ना जबरदस्ती की साहब। ये सब उसने शुरू किया था। मैं सिर्फ नौकरी के वजह से पुणे गया था और उसी वजह से उनके घर में रहता था। चलो विकास, निकलता हूँ मैं। हाँ बाय बाय। बाय, शाम को मिलते हैं। यस। नहीं ठीक है भाभी जी। अरे मैं कर देता हूँ। मैं करता हूँ साहब। भाभी जी ठीक है, मैं करता हूँ साहब। भाभी जी लेटर आया है। माँ मर गई। देखो ना, कांटा चुभ गया। कहाँ भाभी जी? यहाँ छुपा है। कांटा कहीं और भी छुपा है, और मुझे नहीं, तुम्हें भी छुपा है ना? विकास,
हाँ भाभी। जरा अंदर आना। हाँ आता हूँ। हाँ विकास, जरा पल्लू उठा के कंधे पे रख देना। वो मेरे हाथ पे क्रैम्प आया है, उठाया नहीं जा रहा है। साहब ये सब उसकी मर्जी से हुआ था, बल्कि उसकी वजह से हुआ था। वो मुझ पे ही दबाव डालने लगी। मुझको कहती थी कि मैं मंगेश को तलाक दूंगी और तुझसे ही शादी करूंगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर पे आया तो मेरे पास आके बोली कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ताकि वो तलाक की अर्जी बना सके। फिर क्या हुआ? मैंने उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मुझ पे ही भड़की। उसने पैसे के लिए अपने बच्चे को किडनैप किया साहब। क्या? हाँ साहब, उसने अपने बच्चे के बदले 5 लाख रुपए मांगे और मंगेश भाई को भी रोका पुलिस के पास जाने से। बेचारे मंगेश भाई ने अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए उस किडनैपर को 5 लाख रुपए दिए। वो किडनैपर तू था? नहीं साहब, मुझे तो तब पता चला जब भाभी ने मुझे मिलने बुलाया था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लो, इसमें 1 लाख रुपए है। जाकर वकील को दे देना और बोलना पेपर्स तैयार करें। मैं उस घर में और एक दिन भी नहीं रह सकती। इतना पैसा कहाँ से लाया तूने? मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। पर तुमने किया क्या? इतना पैसा कहाँ से लाया? अपने बेटे को किडनैप करा के। कहते हैं कि माँ की आंखों से अगर उसका बच्चा एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो वो पल माँ के लिए कांटे नहीं कटता और उसके दुख का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। सुरेखा का कहना था कि ये सब कुछ उसने अपने प्यार के लिए किया है। विकास को जैसे ही मामले की संजीदगी की भनक लगी तो वो पुणे से नायगांव भाग आया। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुसीबत तो उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, क्योंकि सुरेखा का खून भी नायगांव में ही हुआ था। बेशक अभी तक पुलिस को किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, लेकिन शक की तलवार कई लोगों के सर पर लटकी हुई थी और वो तलवार किसी न किसी के सर पर तो गिरने वाली थी, क्योंकि पुलिस ने हार नहीं मानी थी और उनकी छानबीन जारी थी। सर ये देखिए, सुरेखा का कत्ल जहां पर हुआ वहां की दुकान से ये सीसीटीवी फुटेज मिले। सर वो रिक्शा से उतरा और लैंप पोस्ट के पीछे जाकर छुप गया। वो किसी को ढूंढ रहा है सर, शायद सुरेखा को ढूंढ रहा। लेकिन इस फुटेज में सुरेखा तो नहीं दिख रही है। सर ये मर्डर की रात 10:15 बजे के फुटेज है और अगर मंगेश यहाँ पर था तो इसका मतलब है उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। आप सब लोगों ने हमसे झूठ कहा था कि ये उस वक्त घर पे मौजूद था। अब चुपचाप क्यों है, बोलिए ना। प्रताप शिंदे, आप ही ने हमारी इंक्वायरी रुकवाने के लिए ऊपर तक फोन घुमाया था ना? कुछ फायदा हुआ? चलो अब सब कुछ सच सच पकड़ो। मैं उस रात सुरेखा के पीछे गया था। तुम वहां पे रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं 10 मिनट में आती हूँ।
उसे नहीं मारा सर, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि वो कौन है जिसके लिए सुरेखा अपना बसा बसा घर तोड़ना चाहती थी। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। सर, इस मंगेश की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, और अगर वो सच बोल रहा है तो सबसे पहला सस्पेक्ट वही बनता है। और मंगेश से भी पहला शक उस आदमी पर जाता है जिसने उस रात सुरेखा को फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाया। उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सर, सुरेखा का कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन से उसका मोबाइल गायब है, और उसको सबसे लास्ट कॉल एक पीसीओ से आया था। मैंने पता किया। साहब, फोन करने तो दिन भर कई लोग आते हैं और रात को भी कई लोग आए थे। इसे मैं याद रखना मुश्किल है। लेकिन ऐसी कोई खास बात जो तुमने देखी हो या तुमने सुनी हो? करीबन रात को 10 बजे एक आदमी आया था जिसने अपना मुंह रुमाल से ढक दिया था और बहुत हंस भी रहा था। मंगेश सुरेखा की रिक्शा फॉलो कर रहा था। इसका मतलब उसके आगे वाले रिक्शा में सुरेखा होनी ही चाहिए। पुलिस स्टेशन पहुंचते सीसीटीवी फुटेज चेक करना, जूम करके रिक्शा वाले का नंबर मिल रहा है कि नहीं देखो। अगर मिल रहा है तो आरटीओ में उसके बारे में इंक्वायरी करो, रिक्शा वाले से बात करो, शायद हो सकता है वो हमें कुछ बताए। ओके सर। इस औरत को देखा है कहीं? हाँ सर, उसको कुछ दिन पहले मैंने गली नंबर 14 के एंड में छोड़ा था। कोई था उसके साथ या वो अकेली ही थी? वो अकेली थी साहब, लेकिन जहाँ पर मैं उसे छोड़ा था वहाँ एक आदमी उससे मिलने आया था। सुरवे सर, कामड़े, जूतों के निशान। एक काम करो और अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। सर, सर, टूटी हुई चूड़ियां, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। सर, पुणे के कैब कंपनी का बिल है, वहाँ गिरा था। पुणे कैब कंपनी, कोथरूड, और तारीख भी वही है जिस दिन सुरेखा का कत्ल हुआ। ड्राइवर संदीप सोनावणे। ये बिल तुम्हारे टैक्सी कंपनी का है? जी सर, ये बिल हमारा ही है। अच्छा, इस डेट को तुम्हारी टैक्सी संदीप सोनावणे के पास थी? जी सर। उसका एड्रेस है ना? संदीप सोनावणे। आप कौन? पुलिस। तूने ही बस स्टैंड के पीसीओ से सुरेखा को फोन किया था ना, और वो तुझे मिलने भी आई थी, ये तो हमें पता है। अब आगे का सब कुछ सच सच बता दे। झूठ बोलेगा ना हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ साहब, मैंने ही सुरेखा को फोन किया था साहब। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और वही लेने में गया था। पर वो तुझे पैसा क्यों देने वाली थी? साहब, मेरी रिक्शा थी और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता था साहब। एक दिन किराए का पैसा लेने में देसाई के घर गया था। और मैडम, वो स्कूल के रिक्शा के पैसे? हाँ, बैठो ना, मैं दे दूँ। जी। सॉरी, एक सेकंड, बैठ जाओ। जी। मैं लाती हूँ। मैडम जी, आप ठीक तो है? मर गई, जल्दी आओ।
मैडम क्या हुआ मैडम? देखो ना, कांटा चुभ गया। कहाँ दिखाइए। यहाँ निकालो ना इसे। साहब उस औरत ने मुझे कब लपेटे में लिया मुझे ही नहीं पता चला साहब। साहब उसके बाद फिर उसका पति जब ऑफिस जाता था तब हम रोज मिलने लगे। संदीप, मैं मंगेश को तलाक देना चाहती हूँ। क्यों? अरे उसको मैं तलाक नहीं दूंगी तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? साहब वो औरत शादी के लिए मेरे पीछे ही पड़ी थी साहब। मैं बहुत डर गया था। मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम भी छोड़ दिया था साहब। उसके बाद मैं एक टैक्सी कंपनी में नौकरी को लगा और साहब 3-4 महीने तक तो उसकी कुछ खबर भी नहीं थी। और साहब मैंने सुना था कि उसका उसके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। और साहब फिर मैं बिंदास हो गया और एक दिन अचानक देखो प्लीज मुझे बख्श दो। देखो, मैं यहाँ तुमसे ये कहने के लिए नहीं आई हूँ मुझसे शादी कर। मैं एक मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को किडनैप करो और मेरे पति से 5 लाख रुपए मांगो। क्या तुम पागल हो गई हो? अपने खुद के बेटे को? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हें बस किडनैपिंग का नाटक करना है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुमको पता है, मुझे तुम्हारे घर का पता मिल गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को हमारी अधूरी कहानी सुनानी ही पड़ेगी। और साहब उसके धमकी से डर के मैंने उसके बेटे को किडनैप किया। उसके हस्बैंड को कॉल करके मैंने उसे 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख का इंतजाम करके रख, मैं दोबारा फोन करूंगा। जब वो पैसे रख के चला गया तभी मैंने वो पैसे उठाए साहब। और फिर वो पैसे लेकर मैं दूसरे दिन सुरेखा को मिलने गया। ये रहे तुम्हारे पैसे, पर अब तुम मेरी बीवी से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, नहीं कहूंगी। अरे लेकिन मेरा हिस्सा वो तो तुमने दिया ही नहीं। तुम्हारा कैसा हिस्सा? ये जो सब मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है अपने लिए किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मूड हुआ तो कुछ दे दूंगी। चलती हूँ। साहब वो कहते हैं ना, यहाँ किए गुनाहों की सजा यहीं पे भुगतनी पड़ती है। 1 महीने पहले डॉक्टर ने कहा मुझे टीबी हुआ है। वो सुन के मेरी बीवी मुझे छोड़ के मायके चली गई साहब। साहब बार बार बीमार रहता हूँ ये जानकर मेरे मालिक ने भी मुझे टैक्सी देना कम कर दिया। पर दवाई के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने सुरेखा को फोन किया। हेलो। ये क्या, सिर्फ इतने? क्या 10,000 है? बाकी खर्च हो गए। 5 लाख में से मेरा सिर्फ 10,000 हिस्सा? अभी इतना ही है। चलो जाने दो मुझे। रुको, मुझे अपनी पर्स दिखाओ। क्या? मुझे अपना पर्स देखने क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पर्स। और पैसे चाहिए। छोड़ो। छोड़ क्या दो। कर रहे हो संदीप? छोड़ो। साहब मैं वहां से भागा तब वो जिंदा थी साहब। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ वहां पे। फिर तो हमें देख के भागा क्यों? साहब मुझे लगा कि आपको आकाश के किडनैपिंग वाली बात का पता चल गया और आप मुझे पकड़ने आ गए हैं। संदीप की कहानी के अनुसार सुरेखा बहुत ही शातिर औरत थी और वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, या यूं कहें कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। पर फिर भी उसका कत्ल तो हुआ था और कोई कातिल भी था। और फिर संदीप का बयान सच साबित हुआ, क्योंकि कोई और भी उस जगह आया था जिसके जूतों के निशान वहां पर पाए गए। सर इस सुरेखा के आसपास के जितने भी मर्द हैं, उन सभी मर्दों के जूते के साइज हमने निकलवाए। ये विकास के जूते का साइज 9 नंबर है सर। और ताज्जुब की बात यह है कि विकास का साला प्रताप शिंदे, उसका भी जूते का साइज 9 नंबर ही है सर। ये प्रताप शिंदे वही है ना जो हमारी इंक्वायरी रुकवाने के लिए ऊपर से प्रेशर ला रहा था? हाँ सर, और पिछले कुछ दिनों से ये प्रताप गले के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट ले रहा है। तो फिर इस प्रताप शिंदे को मिलना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो साहब, मेरे पैर का नंबर 9 है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस रात हम लोग विकास के घर गए थे, लेकिन उसके लिए शादी का नया जूता लिया था ना साहब, वो देने के लिए गए थे। और सब हाँ सब जब वहां से हम बाहर निकले ना तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि भाऊ एक गड़बड़ हो गई है। काय झालं? वो
अरे बोलना। वो विकास शादी नहीं करना चाहता। क्या? उसका दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ क्या है? इससे पहले उसका चक्कर था। हाँ, लेकिन इससे पहले था ना। अभी कुछ नहीं है ना, तो फिर? नहीं, लेकिन वो उसे धमकी दे रही है। अरे कौन वो? बहुत कुछ सुनाई दे रहा है तेरे बारे में। शिल्पा ने मुझे बताया तेरा लफड़ा। लफड़ा मतलब? तेरा और विकास का। देख, अभी जो हो गया ना, उसको भूल जा। वो मेरा होने वाला जीजा है। हाँ, अब ये बैग उठाने का और निकलने का, समझी ना? ए, तू जानती नहीं है मेरे को, मैं कौन हूँ। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, पहले बोल रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म कीजिए। आप मेरे देवरानी के भाई हो तो मेरे भी भाई हुए ना। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो देखिए मैं पुलिस को बुलाऊंगी और लोगों को भी बुलाऊंगी। तब पुलिस को तू बताना कि तू कौन है। सुन, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू उधर जेल में रहेगा और मैं ना यहाँ तेरे होने वाले जीजा से शादी रचाऊंगी और तू शामिल भी नहीं हो पाएगा। चल निकल। साहब बहुत डेंजर औरत थी साहब। मैं तो साहब बस अपने बहन के लिए उसको समझाने गया था वहां पे। और दूसरी बात साहब, मैं कभी जूते पहनता ही नहीं हूँ, मैं तो चप्पल ही पहनता हूँ। मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने कुछ सर क्या ये यही जूते हैं जो आपने विकास के लिए खरीदे? हाँ साहब, ये वही जूते हैं। ये जूते जो तूने शादी में पहने थे कहाँ है? ये तो मैंने फेंक दिए। क्यों? जूते फेंकना क्या गुनाह है क्या? ये जूते पहचानता है? तेरी शादी के दूसरे दिन तेरा घर का जो कचरा उठा था ना, उसे मिले थे। और ये जूतों के निशान उसी जूतों के निशान से मैच हो रहे हैं जो सुरेखा के मर्डर स्पॉट पे मिले थे। अब सच सच बता दे वरना बहुत मार खाएगा। भाभी मुझे बोलती थी कि शादी तोड़, नहीं तो मैं अपना वीडियो सबको दिखाऊंगी। मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान था मैं। तभी मैंने उसको कहीं जाते देखा। मैंने 1 मिनट के लिए सोच लिया और वहां सामने ये जूते थे, मैंने पहने और उसके पीछे चला गया। रिक्शा चलो, जल्दी चलो काका, उसकी रिक्शा को। मैंने देखा मंगेश भाऊ की भी रिक्शा रोकी थी, तो मैंने रिक्शा वालों को कहा कि आगे जाके रोक लो। रुको, बस चलो। मैं पैसे देकर उतरा, तब तक भाभी गायब थी। क्या कर रहा था?
फिर मैंने उसकी बॉडी कचरे के डिब्बे में फेंक दी और उसका मोबाइल नाले में फेंक दिया। फिर मैं घर आया और शादी के दिन पुलिस को देखा तो मैं बहुत डर गया और डर के ये जूते मैंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। पर तुझे ऐसा लगा कि तू पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जुर्म होने से पहले दस्तक भी देता है और होने के बाद अपने निशान भी छोड़ता है। स्त्री और पुरुष के बीच की शारीरिक जरूरत एक सच्चाई है, लेकिन अगर यह जरूरत कमजोरी बन जाए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सुरेखा इसी का उदाहरण थी। उसने अपनी काम इच्छा के सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से उसकी जान भी गई। विकास और संदीप भी मौके का फायदा उठाने के लालच में सलाखों के पीछे पहुंच गए। विकास को उम्र कैद की सजा हुई और संदीप को आकाश के किडनैपिंग के केस में 2 साल की सजा हुई। सुरेखा जिस मानसिक अवस्था में थी, बहुत मुमकिन है कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी, लेकिन वहां तक किसी ने सोचा ही नहीं और अंजाम सबके सामने है। उन दोनों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन अगर बेवजह किसी को नुकसान सहना पड़ा तो वो था मंगेश और बेटा आकाश, जिसे शायद मंगेश ये कभी नहीं बता पाएगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.